अब मैंने उम्मीदें करना छोड़ दिया है। अब मैंने उम्मीदें करना छोड़ दिया है। अब मैंने अपना रुख मोड़ दिया है। अब मैंने अपना रुख मोड़ दिया है। मेरा हर कदम बस मंजिल की ओर होगा। मेरा हर कदम अब सिर्फ मंजिल की ओर होगा। आज भले ही अंधियारा है, आज भले ही अंधियारा है, पर मेरा भी सूर्य उदय होगा, पर मेरा भी सूर्य उदय होगा। मेरे पास अब सिर्फ सच्चे सपने हैं, मेरे पास अब सिर्फ सच्चे सपने हैं, और वही सपने सिर्फ मेरे अपने हैं, और वही सपने सिर्फ मेरे अपने हैं। जो तुम पूरा नहीं कर सको वो कल्पना है, जो तुम पूरा नहीं कर सको वो कल्पना है, और जो तुम पूरा कर लो वही सपना अपना है, और जो तुम पूरा कर लो वही सपना अपना है। इसी मोटिवेशन लाइन के साथ आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल साइंस डिजिटल स्टडी पॉइंट। और हम पढ़ रहे हैं 12th NCERT का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशानुगति का आणविक आधार। ठीक है, और इस चैप्टर में पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि वास्तव में डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस किस प्रकार होती है, किस प्रकार डीएनए मॉलिक्यूल अपने आप को रेप्लिकेट करता है और अपनी आप की कॉपी तैयार करता है। जब डीएनए मॉलिक्यूल अपने आप को रेप्लिकेट करता है तो एक डीएनए मॉलिक्यूल दो डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, और जब सेल डिवाइड होती है तो एक सेल जब दो सेल में डिवाइड होती है तो उस दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स को अलग अलग सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यह हम देख चुके थे। आज हम देखने वाले हैं कि वास्तव में डीएनए एक सेल में जेनेटिक मटेरियल है, और डीएनए मॉलिक्यूल अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेगा। डीएनए मॉलिक्यूल अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेगा। जैसे यह सेल है, यह सेल का न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में यह डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब ये डीएनए मॉलिक्यूल हम बोल रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, उस ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, और वही जेनेटिक मटेरियल उस ऑर्गेनिज्म या उस एनिमल की मोर्फोलॉजी को डिसाइड करता है। और शरीर में जो भी ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होना है, प्रत्येक इंफॉर्मेशन इस डीएनए पर प्रेजेंट होती है, और डीएनए पर जीन प्रेजेंट होते हैं, और वही जीन लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं या उन कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो होता क्या है, डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेगा कि डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होगा, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होगा, और एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। डीएनए से एमआरएनए की प्रोसेस को, तो डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस को तो हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। एंड एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। यही एकमात्र प्रोसेस है जिसके द्वारा डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ओनली डीएनए इसी माध्यम से अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और केवल प्रोटीन बनाकर ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, और यही प्रोटीन, जैसे यह प्रोटीन हमारे बॉडी बिल्डिंग मटेरियल हो सकती है, या यह प्रोटीन एंजाइम्स हो सकते हैं जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करेंगे, हमारी डाइजेशन की प्रोसेस को रेगुलेट करेंगे। ठीक है, तो जो ये डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, इसे एक डोग्मा नामक साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए इसे सेंट्रल डोग्मा थ्योरी भी कहते हैं। लेकिन हम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस देखने से पहले हम यह देखेंगे कि केवल जो डीएनए मॉलिक्यूल है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए मॉलिक्यूल है, यह अपने आप को अकेला एक्सप्रेस नहीं कर सकता। इसके लिए
अन्य मॉलिक्यूल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे डीएनए सीधा प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, डीएनए से पहले एमआरएनए बनता है, ये एक मीडिएटर होता है। इसके अलावा भी कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस में इंक्लूड होंगे, जो प्रोटीन के फॉर्मेशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। क्योंकि ये जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है ये तो ओनली न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होगा, लेकिन जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है या प्रोटीन बनने की प्रोसेस होती है वह साइटोप्लाज्म में होगी। तो ये प्रोसेस किस प्रकार रेगुलेट होगी ये तो हम बाद में देखने वाले हैं, लेकिन इस ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस में जो मॉलिक्यूल्स इंक्लूड होंगे उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस है या डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए आरएनए मॉलिक्यूल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब हमारी सेल्स में कौन से आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। इसके अलावा जो आरएनए मॉलिक्यूल्स होता है वह स्वयं जेनेटिक मटेरियल के रूप में यूज होता है, लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस में जो आरएनए मॉलिक्यूल्स यूज होंगे वह नॉन जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि आरएनए के कौन कौन से फॉर्म प्रेजेंट होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन की प्रोसेस में महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो चलो टाइप्स ऑफ नॉन जेनेटिक आरएनए। टाइप्स ऑफ नॉन जेनेटिक आरएनए। तो जो आरएनए है वह हमारी सेल में जेनेटिक मटेरियल के अलावा 3 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है आरआरएनए, जिसे हम बोलेंगे राइबोसोमल आरएनए। दूसरा होता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। और तीसरा जो आरएनए मॉलिक्यूल होगा वह होगा टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पढ़ने से पहले हम ये जो आरएनए के टाइप्स है नॉन जेनेटिक आरएनए मॉलिक्यूल है इन मॉलिक्यूल्स के बारे में देखने वाले हैं कि ये अपना डीएनए को एक्सप्रेस करने में ये अपना क्या रोल प्ले करते हैं। इनके बगैर डीएनए मॉलिक्यूल्स अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता, तो इनके बारे में हमें जानना बेहद जरूरी हो गया है। ठीक है, तो पहले की हम बात कर लेते हैं आरआरएनए क्या होता है। राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक सेल होती है। ठीक है, इस सेल में ये होगा न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इस सेल में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं इसके, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्टिका, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम। इसके अलावा राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये जैसे इस प्रकार राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम फ्री स्टेट में भी प्रेजेंट होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी प्रेजेंट होते हैं। जो आरआरएनए है ये इस राइबोसोम का भाग होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब एक कोशिकीय जीव, जैसे बैक्टीरिया हो गए। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिनमें जो न्यूक्लियस होता है वेल डिफाइन नहीं होता है, उनके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हम इंक्लूड करते हैं बैक्टीरिया को। ठीक है, प्रोकैरियोटिक
ऑर्गेनिज्म। ये जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम हमें देखने को मिलेगा। अब ये S क्या है? ये सेडिमेंट कोफिशिएंट है। जब इन्हें राइबोसोम मॉलिक्यूल को सेंट्रीफ्यूज मशीन द्वारा सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है, तब ये अपने मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाते हैं और इन्हें सेडिमेंट कोफिशिएंट दिया जाता है। ठीक है, तो ये 70S प्रकार के राइबोसोम हमें देखने को मिलते हैं। ये जो 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, इन राइबोसोम का लगभग 76% आरआरएनए होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो 70S प्रकार के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, उस टोटल 70S राइबोसोम का 76% आरआरएनए होगा, राइबोसोमल आरएनए होगा। ठीक है, और जो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उनमें 80 प्रकार के 80S टाइप का राइबोसोम हमें देखने को मिलता है। और ये S आपको पता है सेडिमेंट कोफिशिएंट है। ठीक है, 80S प्रकार का राइबोसोम हमें देखने को मिलता है। और यूकेरियोटिक सेल में जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसका 50% आरआरएनए को होगा। ठीक है, अब ये जो आरएनए मॉलिक्यूल्स है, ये करता क्या है वास्तव में? आरआरएनए है, ये वास्तव में करता क्या है? आपको पता है कि डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। एमआरएनए वास्तव में है क्या? ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है, इस डीएनए मॉलिक्यूल्स में जीन की फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। जैसे ये इसमें सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, ये डीएनए मॉलिक्यूल हो गया। इस डीएनए मॉलिक्यूल में जैसे ये इतना जीन प्रेजेंट है और इस जीन पर जैसे सीक्वेंस प्रेजेंट है ACTGCCA इस प्रकार, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा TGAGG और T इस प्रकार। यह मान लो कोई जीन्स प्रेजेंट है और इस जीन को एक्सप्रेस करना है, और एक्सप्रेस डीएनए मॉलिक्यूल अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेगा? प्रोटीन बनाकर। तो इससे बनेगा एमआरएनए। ये जो मॉलिक्यूल होगा, ये डीएनए मॉलिक्यूल होगा, इसका जो एक स्ट्रैंड है वह एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह यूज होगा। मान लो ये जो इसका स्ट्रैंड है, ये टेम्पलेट की तरह यूज हुआ और इस पर एमआरएनए बन गया ACTCCA। इस प्रकार ये एमआरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। एमआरएनए के पास में इंफॉर्मेशन होती है भाई। किसकी इंफॉर्मेशन है? इस डीएनए मॉलिक्यूल की इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन किसकी है? प्रोटीन बनाने की। तो ये जो एमआरएनए पर सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है, ये डीएनए मॉलिक्यूल न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, केंद्रक में प्रेजेंट है, और ये जो एमआरएनए बनेगा, ये एमआरएनए बनेगा भाई इस केंद्रक में बनेगा। ठीक है, एमआरएनए बनेगा इस केंद्रक में, और इस केंद्रक से एमआरएनए बाहर आएगा। बाहर क्यों आएगा भाई? प्रोटीन फॉर्मेशन की प्रक्रिया या प्रोसेस हमने कहा है कि साइटोप्लाज्म में ही होगी। साइटोप्लाज्म में क्यों होगी? क्योंकि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और जैसे ही ये एमआरएनए इस साइटोप्लाज्म में आएगा तो ये राइबोसोम की यूनिट्स इस पर जुड़ जाएगी और प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होगा भाई? प्रोटीन में वास्तव में होता क्या है? एमिनो एसिड। प्रोटीन में एमिनो एसिड है। ये जो आरआरएनए मॉलिक्यूल होता है, आरआरएनए मॉलिक्यूल होता है, ये एक प्रोटीन के निर्माण के लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराता है। और ये आरआरएनए
एमिनो एसिड के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जो पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उस पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करने का कार्य करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो जैसे ये एमआरएनए मॉलिक्यूल इस साइटोप्लाज्म में आया और साइटोप्लाज्म में ये जो राइबोसोम यूनिट है, ये राइबोसोम यूनिट जुड़ती है और आरआरएनए कहां पर प्रेजेंट होगा, इन राइबोसोम यूनिट्स में आरआरएनए प्रेजेंट होता है और आरआरएनए यहां पर इस एमआरएनए पर इंफॉर्मेशन है प्रोटीन के बनाने की, तो प्रोटीन इस साइटोप्लाज्म से एमिनो एसिड आएगा, यहां पर आएगा और ये जो इस राइबोसोम में आरआरएनए प्रेजेंट होता है, ये इनके बीच में बॉन्डिंग करेगा, एमिनो एसिड्स के बीच में बॉन्डिंग करेगा और लंबी पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो आरआरएनए है, ये एमिनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का कार्य करता है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं सेकंड नंबर पर हम देखेंगे एमआरएनए। एमआरएनए को क्या बोल रहे हैं हम भाई, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए क्यों बोल रहे हैं भाई, इसे मैसेंजर आरएनए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे ये सेल होती है, इस सेल में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस पर प्रेजेंट होता है डीएनए। अब ये डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और एक्सप्रेस कैसे करेगा भाई, प्रोटीन बनाकर। तो एक्सप्रेस करने के लिए ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है, ये डीएनए मॉलिक्यूल एमआरएनए का निर्माण करेगा। डीएनए मॉलिक्यूल इस न्यूक्लियस में ही एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो एमआरएनए है, ये इंफॉर्मेशन रखता है, किसकी इंफॉर्मेशन, डीएनए की इंफॉर्मेशन। कैसी इंफॉर्मेशन, प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन। और ये एमआरएनए जाता है इस साइटोप्लाज्म में, इसलिए इस एमआरएनए मॉलिक्यूल को हम मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन किस प्रकार कलेक्ट करता है, जैसे ये डीएनए मॉलिक्यूल हो गया भाई, डीएनए मॉलिक्यूल है और इसका कोई जीन है, 3 डेज 5 डेज, ये 5 डेज हो गया, ये 3 डेज और ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। अब होता क्या है, जैसे ए यू जी 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 सी सी ए टी सी जी यू यू ए। ठीक है, इस प्रकार का ये सीक्वेंस डीएनए में, और इसकी साथ में ये पेयरिंग होती है, बेस पेयरिंग होती है, तो इसका मतलब थायमीन। डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है भाई थायमीन प्रेजेंट होता है, डीएनए में यूरेसिल नहीं होता। तो ये एडिनिन है, इस एडिनिन के साथ में थायमीन बाउंड होता है, थायमीन के साथ में एडिनिन, साइटोसिन साइटोसिन साइटोसिन, इस साइटोसिन के साथ में गुहानिन, इस साइटोसिन के साथ में गुहानिन, एडिनिन के साथ में थायमीन, थायमीन के साथ में एडिनिन, साइटोसिन के साथ में गुहानिन, साइटोसिन, और इसमें भी ये यूरेसिल नहीं होंगे भाई, थायमीन थायमीन होगा। ठीक है, और यहां पर एडिनिन एडिनिन और थायमीन, इस प्रकार ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है। अब इससे एमआरएनए कैसे बनेगा भाई, डीएनए का एक मॉलिक्यूल कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल की तरह यूज होगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ भाई, एमआरएनए कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हुआ कि जो पॉलीमरेज एंजाइम है, और यहां पर कौन सा एंजाइम यूज में होगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, क्योंकि हम आरएनए का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जबकि हमने पढ़ा था कि रेप्लिकेशन की प्रोसेस में डीएनए पॉलीमरेज मॉलिक्यूल यूज में आ रहा है।
एंजाइम यूज में आ रहा है, लेकिन यहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज में आएगा क्योंकि हम आरएनए का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आरएनए का फॉर्मेशन करने के लिए जो डीएनए का एक स्ट्रैंड है टेम्पलेट की तरह यूज होगा, मतलब एमआरएनए बनाने के लिए एक सांचा उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, तो ये हमने कहा कि ये मॉलिक्यूल टेम्पलेट की तरह यूज हुआ और यहां पर इसके साथ में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ जाता है और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़कर यहां पर जैसे ये सीक्वेंस बनेगा एमआरएनए का, एडेनिन और जो थायमिन होता है, थायमिन के स्थान पर एम जो आरएनए होता है उस आरएनए में यूरेसिल होता है। तो ये सीक्वेंस बन जाएगा भाई, जहां पर थायमिन है वहां पर हम कर देंगे यूरेसिल। ये एमआरएनए मॉलिक्यूल बन गया। अब एमआरएनए मॉलिक्यूल में इंफॉर्मेशन है, किसकी इंफॉर्मेशन है? डीएनए की इंफॉर्मेशन। और ये एमआरएनए किसके प्रेजेंस में बनता है भाई? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में। अब इंफॉर्मेशन कैसी है भाई एमआरएनए में? एमआरएनए में इंफॉर्मेशन है क्योंकि एमआरएनए में त्रिककूट के रूप में त्रिककूट प्रेजेंट, इंफॉर्मेशन की फॉर्म में त्रिककूट प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम जेनेटिक कूट कहते हैं, जेनेटिक कोडोन कहते हैं या जेनेटिक कूट बोलते हैं। ये इंफॉर्मेशन के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो त्रिककूट है, जेनेटिक कूट है, जेनेटिक कोड या कोडोन, ठीक है, ये त्रिककूट के रूप में प्रेजेंट होते हैं, ट्रिपलेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, AUG, ये एक कोड होगा और यह एक एमिनो एसिड को कोड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यह ट्रिपलेट है, इस ट्रिपलेट के अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है उसमें एक नाइट्रोजनस बेस हमें देखने को मिलेगा, तो 3 न्यूक्लियोटाइड में हमें 3 न्यूक्लियोटाइड में हमें 3 नाइट्रोजनस बेस देखने को मिलेगा और 3 नाइट्रोजनस बेस ही मिलकर एक कोडोन या ट्रिपलेट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और जो ये त्रिककूट है या जेनेटिक कूट है, ये अपने आप अपने पास एक इंफॉर्मेशन रखता है। जैसे AUG एक त्रिककूट है जो एक एमिनो एसिड को कोड करता है। कौन से एमिनो एसिड को कोड करेगा भाई? मीथियोनिन को। मीथियोनिन एमिनो एसिड को कोड करेगा। इसी प्रकार दूसरा त्रिककूट होगा, ये किसी और एमिनो एसिड को कोड करेगा। जैसे ये मीथियोनिन एमिनो एसिड हो गया, ये दूसरे एमिनो एसिड को कोड करेगा। इसी प्रकार ये तीसरे एमिनो एसिड को कोड करेगा और अंत में क्या होगा? अंत में एक जेनेटिक कोड ऐसा होगा जिसका कोई सेंस नहीं होगा, मतलब उन्हें हम नॉनसेंस कोडोन कहते हैं। तो कोई सेंस किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करेगा तो वो प्रोसेस रुक जाएगी और एमिनो एसिड की एक चेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और इस प्रकार जो एमआरएनए है, एमआरएनए अपने पास में इंफॉर्मेशन रखेगा। ठीक है, इसके अलावा जो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो एमआरएनए प्रेजेंट होता है, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एमआरएनए प्रेजेंट होता है, उस एमआरएनए में एक से अधिक जीन प्रेजेंट होते हैं, मतलब कंटिन्यूस जीन प्रेजेंट होते हैं। एक से अधिक जीन की इंफॉर्मेशन रखते हैं। कौन से? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म अपने पास में एक से अधिक जीन की इंफॉर्मेशन रखते हैं। कौन? एमआरएनए मॉलिक्यूल्स रखते हैं। इसलिए इन्हें हम क्या बोल देते हैं भाई?
पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA। ठीक है। और इसके अलावा जो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म का mRNA है, उस यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में केवल और केवल एक ही जीन हमें देखने को मिलता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं भाई? मोनोसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक mRNA। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आरएनए मॉलिक्यूल्स है, एमआरएनए मॉलिक्यूल्स है, जो प्रोकैरियोटिक एमआरएनए है, उसकी तुलना में यूकैरियोटिक एमआरएनए मोर स्टेबल होगा। अब हम देख लेते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के द्वारा जो यूकैरियोटिक एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, उसमें हमें कौन कौन से रीजन देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के द्वारा जो एमआरएनए बनेगा, वह एमआरएनए डायरेक्ट प्रोटीन के फॉर्मेशन में यूज नहीं होगा, क्योंकि उसमें इंट्रोन एक्सोन जीन्स हमें देखने को मिलते हैं। देखते हैं क्या होता है और क्या इसकी स्ट्रक्चर होती है। अगर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म का जो एमआरएनए है, उस एमआरएनए की स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे ये 5 प्राइम हो गया, ये 3 प्राइम हो गया, और जो 5 प्राइम है ये एमआरएनए हो गया भाई। अब एमआरएनए की बात करें तो इस एमआरएनए में जो पहला रीजन होगा उसे हम केप रीजन बोलते हैं। केप रीजन, एमआरएनए का केप रीजन कहते हैं। उसके बाद में कुछ एमआरएनए का पार्ट ऐसा होगा जो किसी भी प्रकार के एमिनो एसिड को कोड नहीं करेगा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? एनसीआर रीजन फर्स्ट। एनसीआर का मतलब क्या हुआ? नॉन कोडिंग रीजन फर्स्ट। और इतना हो गया कोडिंग सीक्वेंस। ये हो गया भाई कोडिंग सीक्वेंस या कोडिंग रीजन। और इसके बाद ये हो जाएगा नॉन कोडिंग सीक्वेंस, नॉन कोडिंग रीजन सेकंड हो जाएगा। ये किसी भी प्रकार के जो एमिनो एसिड होता है उसको कोड नहीं करेगा। और बाद में होता है यहां पर लास्ट में एडिनाइलेशन रीजन या एडिनिन प्रेजेंट होता है, पॉली एडिनाइलेशन रीजन। ठीक है। जो 5 केप रीजन होता है इसमें प्रेजेंट होता है मिथाइल 7 मिथाइल गुआनोसिन, 7 मिथाइल गुआनोसिन। ये एक प्रकार का क्या है भाई? न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है। ये जो एनसीआर फर्स्ट है, नॉन कोडिंग रीजन फर्स्ट, इसमें 100 से 150 न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे होते हैं जो किसी भी प्रकार के एमिनो एसिड को कोड नहीं करेंगे। और ये तीसरा आता है कोडिंग रीजन। कोडिंग रीजन में जो एमआरएनए का कोडिंग रीजन है, उस कोडिंग रीजन में पहला जेनेटिक कोड हमेशा एयूजी होगा। एयूजी का मतलब कि जो भी प्रोटीन हमेशा जो भी प्रोटीन हमें देखने को मिलेगी, उस प्रोटीन का जो पहला एमिनो एसिड होगा वह हमेशा मिथियोनिन होगा। यह आपको बिल्कुल याद रखना है कि पहला एमिनो एसिड जो मिथियोनिन ही होगा, कोई भी प्रोटीन होगा, क्योंकि प्रोटीन फॉर्मेशन की जब शुरुआत होगी तो शुरुआत के लिए एयूजी कोड आएगा और एयूजी कोड मिथियोनिन को कोड करेगा। ठीक है। उसके बाद लंबी चेन का फॉर्मेशन होगा और लास्ट में समापन रीजन पर क्या होगा भाई? हमें 3 कोड देखने को मिल सकते हैं जिन्हें हम नॉनसेंस कोडोन कहते हैं, क्योंकि उनका कोई सेंस नहीं है, उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो ये प्रोसेस
रुक जाएगी। तो कौन से एमिनो एसिड है भाई? UUA, UGA और UAG। ये 3 ऐसे कोडोन है जिसे नॉनसेंस कोडोन कहते हैं, जिनके पास किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं प्रेजेंट होती है और यहां पर यह प्रोसेस रुक जाएगी। और सेकंड, उसके बाद का रीजन आता है NCR सेकंड रीजन, नॉन कोडिंग रीजन सेकंड, जिसमें 100 से 150 न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे हमें देखने को मिलते हैं जिनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती और वह किसी भी प्रकार के एमिनो एसिड को कोड नहीं करेगा। और लास्ट में क्या होता है भाई? एडिनिन प्रेजेंट होते हैं, पॉली एडिनाइलेशन होता है और इसमें हमें बहुत सारे एडिनिन न्यूक्लियोटाइड्स हमें देखने को मिलते हैं। ये होती है एक जो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उस यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म के एमआरएनए की स्ट्रक्चर। अब क्या होता है? 1993 में क्या होता है? 1993 में एक साइंटिस्ट आते हैं, रॉबर्टसन। एक साइंटिस्ट आते हैं और रॉबर्टसन क्या बताते हैं कि जो एमआरएनए मॉलिक्यूल है, इस एमआरएनए मॉलिक्यूल में इंफॉर्मेशन कंटिन्यूस नहीं होती, डिसकंटिन्यूस होती है। मतलब ये इतनी काम की इंफॉर्मेशन हो गई, ये बिना काम की इंफॉर्मेशन, ये एमआरएनए में काम की इंफॉर्मेशन हो गई, ये बिना काम की इंफॉर्मेशन। ये सब भाई क्यों होता है? क्योंकि इंफॉर्मेशन का रीजन बहुत कम है और जो इंफॉर्मेशन नहीं है बहुत अधिक रीजन, और इंफॉर्मेशन रहती एमआरएनए में, जो इंफॉर्मेशन रहेगी वह टुकड़ों के रूप में रहेगी, क्योंकि इससे म्यूटेशन के चांसेस कम होंगे। जो इंफॉर्मेशन वाला पार्ट होता है एमआरएनए का, जो इंफॉर्मेशन वाला पार्ट होता है वह लगभग 1% होगा, जबकि नॉन इंफॉर्मेशन वाला पार्ट होगा भाई 99%। इसका मतलब क्या हुआ कि जब डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ और एमआरएनए में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस भी होता है, तो चांसेस ये रहता है कि जो 99% पार्ट होगा उसमें म्यूटेशन होगा, और बहुत कम चांसेस, दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि जो 1% रीजन में म्यूटेशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नॉन इंफॉर्मेटिव पार्ट होता है, ये नॉन इंफॉर्मेटिव पार्ट म्यूटेशन को कम कर देता है, बहुत हद तक म्यूटेशन को कम कर देता है। इसलिए इसमें जो नॉन इंफॉर्मेटिव पार्ट होगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे एमआरएनए बन गया और इन इंफॉर्मेटिव और नॉन इंफॉर्मेटिव पार्ट को हम क्या कहते हैं? जो इंफॉर्मेटिव पार्ट होगा, मतलब एमआरएनए में एग्जिस्ट रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, उसे तो हम बोलेंगे एक्सोन। एक्सोन जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन वाला सेगमेंट है। जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती उसे इंट्रोन बोलते हैं। ये फिर एक्सोन हो गया, इंफॉर्मेशन हो गई, ये इंट्रोन हो गया। ये इस प्रकार होता है। लेकिन होता क्या है कि ये एमआरएनए मॉलिक्यूल है, लेकिन होता क्या है, जब प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए ये एमआरएनए जब राइबोसोम के पास जाएगा, तो राइबोसोम क्या करता है कि ये एक्सोन पार्ट है और यहां पर एयूजी, इसे कोड देखने को, इसे एयूजी कोड मिलेगा और ये प्रोटीन के फॉर्मेशन की प्रोसेस शुरू करेगा। लेकिन जैसे ही राइबोसोम यहां पर पहुंचता है तो इसे आगे कोई कोड नहीं मिलता, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि यह तो एक नॉन इंफॉर्मेटिव पार्ट हो गया। तो प्रोटीन फॉर्मेशन रुक जाएगा। इसका मतलब डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, और डीएनए एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। तो इस समस्या का हल क्या होगा भाई? इस इंट्रोन पार्ट को
हटाना पड़ेगा। ठीक है, इस इंट्रोन पार्ट को हटाना पड़ेगा। इसे आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करें कि आप जैसे कॉलेज के एग्जाम में जाकर बैठते हैं और आपको पेपर में 5 क्वेश्चन दिए और आपको बोला है कि आपको पांचों क्वेश्चन करने अनिवार्य है। आपने क्या किया कि पहला क्वेश्चन किया और 4-5 पेज खाली छोड़ दिए, फिर आपने दूसरा क्वेश्चन किया, फिर आपने 4-5 पेज खाली छोड़ दी, फिर आपने तीसरा क्वेश्चन किया, फिर आपने 4-5 पेज खाली छोड़ दिए, चौथा क्वेश्चन किया, फिर खाली छोड़ दिए, पांचवा क्वेश्चन किया और आप कॉपी जमा करके आ गए। आपने देखा कि आपके जब रिजल्ट आया तो आपके नंबर, जैसे मान लो ये 50 नंबर का पेपर था, आपका रिजल्ट आया तो आपने देखा कि मेरे तो केवल 9 ही नंबर आए। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि जो एग्जामिनर्स होते हैं, जो कॉपी चेक करते हैं, उनके पास तो कॉपियों का ढेर लगा रहता है। उनके पास इतना टाइम कहां है कि आपके उन खाली पेज को पलट पलट कर देखे। आपने ये क्वेश्चन किया, आपका उन्होंने पहला क्वेश्चन देखा, अरे वाह वेरी गुड, आपने तो ये आंसर बहुत अच्छा लिखा है। उसके बाद उसने एक पेज पलटा, कुछ नहीं मिला, एक पेज फिर पलटा, कुछ नहीं मिला। तो उस एग्जामिनर क्या सोचेगा, कॉपी चेक करने वाला क्या सोचेगा कि इसने इतने क्वेश्चन लिखा है, इतने क्वेश्चन लिखे और आपके 9 नंबर आए और आप फेल हो जाओगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसी प्रकार ये इंट्रोन एमआरएनए में प्रेजेंट होगा। लेकिन इस कहानी को थोड़ा चेंज करते हैं। आपने क्या किया कि ये जो पहला क्वेश्चन किया, इसके बाद में ये जो पेज थे, आपने कॉपी जमा कराने से पहले ये पेज निकाल लिए। ठीक, ये भी पेज निकाल लिए, ये भी पेज निकालिए, ये भी पेज निकालिए। इसका मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस हो गई। अब क्या होता है कि कॉपी चेक करने वाला आपकी कॉपी चेक करता है, पहला क्वेश्चन, अरे वाह वेरी गुड, आपने तो बहुत अच्छा लिखा है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और आपके 50 आउट ऑफ 50 नंबर आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो इंट्रोन वाला पार्ट था वह हटा दिया। इसी प्रकार जो एमआरएनए बनेगा, उस एमआरएनए का जो इंट्रोन वाला पार्ट होता है उसे हटाना पड़ेगा। और ये जो एमआरएनए मॉलिक्यूल होगा, इस एमआरएनए मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं हेट्रोजीनस एमआरएनए मॉलिक्यूल या एचएनआरएनए मॉलिक्यूल बोलेंगे। ये एक्चुअल एमआरएनए नहीं होता। एक्चुअल एमआरएनए क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई इसमें इंट्रोन प्रेजेंट होते हैं और इस इंट्रोन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, स्प्लाइसिंग प्रोसेस करते हैं। स्प्लाइसिंग की प्रोसेस के द्वारा इस इंट्रोन को हटा देते हैं। और इंट्रोन को हटाने के बाद में क्या होगा भाई, इंट्रोन को जैसे ही हटा देते हैं तो हमारे आरएनए में ये जैसे इंफॉर्मेशन वाले पार्ट पास आ जाएंगे। एक्सोन मतलब ये इंफॉर्मेशन वाला पार्ट पास में आ जाएगा, जिसे हम बोलेंगे एक्चुअल एमआरएनए। और अब ये एमआरएनए मॉलिक्यूल ट्रांसलेशन की प्रोसेस के लिए रेडी होता है, तैयार होता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा भाई? आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि नॉन जेनेटिक मॉलिक्यूल आरएनए के बारे में देखा कि हमने कहा है कि आरएनए मॉलिक्यूल्स 3 प्रकार के होते हैं। नॉन जेनेटिक आरएनए मॉलिक्यूल्स 3 प्रकार के होते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए, जिसमें से हमने आरआरएनए और एमआरएनए को देख चुके। कल हम देखेंगे कि टीआरएनए क्या होता है और टीआरएनए का जो सेल्स होती है या प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोटीन के फॉर्मेशन में क्या रोल होगा, डीएनए की स्ट्रक्चर क्या होगी और जेनेटिक कोड क्या होते हैं और कितने जेनेटिक कोड होते हैं, उन सभी के बारे में हम कल डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही।
थैंक यू।